आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और विषय कुछ इस तरीके से है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% ओबीसी, 83% एसटी, 64% एससी पद खाली है और ये पद खाली है, इसका आधिकारिक जवाब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार इन्होंने संसद में दिया है और इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सोचिए, ये विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती है, यह बौद्धिक गतिविधियों की केंद्र होते हैं जहां पर प्रोफेसर होना मतलब ज्ञान की दिशा तय होता है, रिसर्च मतलब आपके आने वाले भविष्य की नींव रखी जाती है। और ऐसे में देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में इतने बड़े स्तर पर पद अगर खाली हो तो सोचिए देश किस ओर जा रहा है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर सुधीर मस्के सर जी हमारे साथ में हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर आकाश खोबरागड़े जी ये हमारे साथ में हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आवाज इंडिया की इस लाइव चर्चा में। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या देश के इतने बड़े शिक्षा संस्थानों में जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यहां पर इतने बड़े स्तर पर जगह जो रिक्त रखी गई है और ये सरकार का आधिकारिक जवाब है। मैं प्रोफेसर सुधीर मस्के सर से पूछना चाहूंगा, सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? कई सारे आईआईटीज में क्योंकि वहां पे ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर कास्ट प्रोफेसर है, इसलिए हमारे जब एससी, एसटी, ओबीसी के स्टूडेंट वहां पे मेहनत करके सीट भी एक्वायर करते हैं, लेकिन हम डेटा उठा के देखें तो उसमें ड्रॉप आउट रेशो भी इन्हीं प्रवर्ग के स्टूडेंट में ज्यादा है। रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन एससी, एसटी, ओबीसी प्रोफेसरों का होना चाहिए उस मात्रा में बिल्कुल ही नहीं है। इवन जो रिक्वायर्ड है तो है ही नहीं। तो इसीलिए उन बच्चों के साथ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से आज ये बच्चे भले मेहनत करके कई सारी कंपटीशन में उतरने के बावजूद भी वहां पे वो रिटेन नहीं कर पाते। द रीजन इज दैट कि देर इज नो सच काइंड ऑफ इंक्लूसिव एनवायरमेंट एंड दीज स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द अपर कास्ट टीचर्स। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, यदि इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स पढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली सवाल उठाएगा, वो व्यवस्था पे सवाल उठाएगा, वो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। एंड इवन इसी मामले में हमारे कई सारे प्रोफेसर यदि वो रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटीज में आता है देन डेफिनेटली वो क्रिटिकल एंगल से और खास करके संविधानिक ढांचे में वो अपनी सिलेबस डिजाइन की प्रोसेस हो या स्टूडेंट को मेंटर करने की प्रोसेस हो, ये सब चीजें वो बहुत कॉन्शियसली करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डिनाइंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन दिस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये बड़ा ही शर्मनाक बात है हमारे लिए, क्योंकि हम एक तरफ तो बोल रहे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और विश्व स्तर पे हमें आगे लेके जाना है, बट जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इंक्लूसिव वे नहीं होगा, तब तक ये सब चीजें हम हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि सर ने कहा कि जब तक कि हमारा रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक देश जो है एक समान स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आकाश जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि 30 जून 2025 तक के संसद में दिए गए ये आंकड़े हैं जिसमें से 657 प्रोफेसरों के पद खाली है। ये सिर्फ सर ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा है और बाकी जितने भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है उनका डेटा अभी तक के रिवील नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये महज एक प्रशासनिक देरी है या कोई सुनियोजित एससी, एसटी, ओबीसीओ का शिक्षा संस्थानों में से बहिष्कार किया जा रहा है? क्या लगता है सर? आकाश जी। सबसे पहले थैंक यू आवाज इंडिया को भी थैंक यू इस इम्पोर्टेंट विषय को हाथ में लेने के लिए और इसके ऊपर डिस्कशन रखने के लिए। थोड़ी देर पहले सुधीर सर ने जो बात रखी वो काफी बात रखी है और 2000 ये जो प्रोफेसर द्वारा मुद्दा उठाए थे उसके जवाब में जो मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर सुकांता मजूमदार उन्होंने जवाब दिया। पहली ही बात
इससे पहले भी डेटा कई बार दिया गया है, कई बार गया है, बात भी की है, सर थोड़ा आवाज का डिस्टरबेंस हो रहा है, आवाज का डिस्टरबेंस हो रहा है, आप थोड़ा लाउडली बोलिए। मैं सुधीर सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर थोड़ी देर के लिए आप माइक ऑफ कर दीजिए, अगर हो वहां से पॉसिबल हो तो। ओके ओके, क्लियर। जी आकाश जी। थैंक यू। सो ये काफी वक्त से इस तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं और कई सारे लोग इसके ऊपर अपनी बात रख भी रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जो अभी जो स्पेसिफिक मुद्दा जो आया है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जो मुद्दा आया है, तो देखिए इसको हमको समझना पड़ेगा। उसको सिस्टमैटिक रूप में एनएफएस करने का एक तरीके से इंटरव्यू पैनल का भी आप कह लीजिए, या फिर पूरे के पूरे सिस्टमैटिक रूप में इसको कहीं ना तो कहीं एनएफएस किया जाता है स्टूडेंट्स को, जिसपे से रिप्रेजेंटेशन कम होता है। ये जैसा सर ने कहा, और जिसका जो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है एजुकेशन के ऊपर और जो स्टूडेंट्स है उसके ऊपर भी होता है। मैं आपके पास 2 एग्जांपल इस तरीके से देना चाहूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ही एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। सो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से एक लॉ के ऊपर चलता है, जो दिखाया जाता है कि चल रहा है लॉ के ऊपर, कि हाँ कोई कैंडिडेट अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट आता है, सो आपको उसको प्रेफरेंस देना है। जैसे आईआईटीज की भी सर ने बात करी, तो आईआईटीज में तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलते हैं एससी एसटीज के लिए, जिसमें अगर एससी एसटीज वो ये कहते हैं उनके एडवर्टीजमेंट में कि वी मोटिवेट द कैंडिडेट फ्रॉम द एससी एसटीज टू अप्लाई, लेकिन वो कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं वो डेटा हमेशा हमारे सामने रहता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र में इकलौती एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, उसका एक डिपार्टमेंट है दलित एंड ट्राइबल स्टडीज का। सो वहां पे जो एक स्टूडेंट था, एक ट्राइबल स्टूडेंट था, जो उसने वहां से एमए कंप्लीट किया, एमफिल कंप्लीट किया और उसका पीएचडी भी कंप्लीट किया, और समहाउ वहां पे पढ़ा भी रहा था उस टीचिंग फील्ड में, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट था, एंड ओवरऑल 3 साल वो गोल्ड मेडलिस्ट मिल रहा है। लेकिन जब जॉब की बारी आती है और फॉर्चुनेटली वहां 2 एसटी की पोस्ट आती है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि एक व्यक्ति जो बाहर से शेड्यूल ट्राइब का आता है उसको लिया जाता है, और जो कंटिन्यू वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट है उसी डिपार्टमेंट से जिसने पढ़ाई किया उसको एनएफएस किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कह के। और बाद में फिर ये जो, और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगी, वो 2 सीट के लिए सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे। जो डेटा जो इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिवील की है, तो उनके उसमें एक नीचे से सब पॉइंट लिखा गया है कि एनएफएस तब किया जाता है कि जब कोई कैंडिडेट फाउंड नहीं होता है तब। लेकिन अभी इस तरीके से हमको देखा जाए कि जब 2 सीट है और 2 ही कैंडिडेट है, वो भी रिजर्व कैटेगरी की है, तो उसमें भी आप एनएफएस कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है इसको फिर हाई कोर्ट से केस जीत के आना पड़ा। सो ये क्यों हो रहा है? ये सिस्टमैटिक रूप में ये कि ये तो दिखाता है ना कि कहीं तो कोई सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है आपके साथ, आपको नहीं लेना है। आपको एक वही यूनिवर्सिटी आपको गोल्ड मेडल देती है, अब वही यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी देती है, उस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल है एडॉक बेसिस के ऊपर, लेकिन जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आता है तो आपको एनएफएस किया जाता है। सो ये एक तरीके से सोचने वाली बात है, ये हो क्यों रहा है? ये सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में अगर इसको ना देखा जाए तो फिर किस कैटेगरी में देखा? उसी का जब ब्रॉडर लेवल जब बढ़ जाता है तो इस तरीके के गवर्नमेंट के डेटा हमारे सामने आते हैं। और ये इकलौता एक सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया आप उठा लीजिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर बनने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर है सुधीर सर, वो जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कई सारे प्रोफेसर है जिनके प्रमोशन पेंडिंग पड़े। मैं अगर मेरे सुपरवाइजर की बात करूं, इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है, जो अभी आपने भी सवाल पूछा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव भूल है क्या, तो माय सुपरवाइजर हु वाज टीचिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स, पिछले 22 साल से मेरे सुपरवाइजर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद भी उनको अभी तक एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन नहीं आया, बिकॉज ही इज बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो सिमिलर वे में ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो नॉट फाउंड सुटेबल कह के छोड़ दिया जाता है, दे आर नॉट दैट मच अप्रोचेबल टू द हाई कोर्ट। जो सर ने भी बात कही, जैसे आइजर की बात कही, आईआईटीज की बात की, और देश में विविध यूनिवर्सिटीज है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि वहां किस तरीके के लेवल का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो ये एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताने की कोशिश किया है, आगे फिर हम और बात रखूंगा मैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जिस तरीके से आकाश जी ने कहा कि एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हमको यहाँ पर दिखता है, लेकिन सर सवाल उठता है कि आरक्षण
जो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व के तौर पर एक प्रतिनिधित्व का हथियार, एक वेपन के रूप में दिया हुआ था, मौजूदा विश्वविद्यालयों में से इसको खत्म करने की तरीके की मतलब तरह तरह की हम देख रहे हैं। जैसा एनएफएस लगा दिया जाता है, उन जगहों पर कई ऐसे स्टूडेंट्स को उस पोस्ट पे लिया जाता है जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है सिस्टम एक मतलब आप मान लीजिए कि 80% जो कम्युनिटी जिसमें एससी एसटी ओबीसी बिलोंग करते हैं उनको कहीं ना कहीं सीधा बाइकआउट किया जा रहा है? सर क्या लगता है आपको? सर माइक ऑन कीजिए। यस हितेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है और मैं बताना चाहूंगा इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो है, हमें उसको समझना पड़ेगा। SC ST OBC कैंडिडेट्स, इवन आई हैव सीन, जो हमने देखा है कैंडिडेट्स का होने के बावजूद भी, मुझे सपोज कि एक एससी की पोस्ट है और वहां 3 कैंडिडेट अपीयर हो रहे इंटरव्यू के लिए, या एसटी की एक आधी पोस्ट है वहां 3 कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, या ओबीसी की पोस्ट है तो वहां पे कैंडिडेट जब अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें यह किया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी, यानी इंटरव्यू में रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी एक बड़ी पॉलिटिक्स शुरू से इन विश्वविद्यालय में की जाती है। और वो पॉलिटिक्स क्या है, तो आप ये 3 बार, मैंने 3 बार एडवर्टाइज करो उन पोजीशंस का, और तीनों बार सिस्टमैटिक तरीके से कुछ ना कुछ रीजन दिखा के उसको एनएफएस करो। देन आफ्टर 3 टाइम्स यूनिवर्सिटी हैज लिबर्टी टू कन्वर्ट दीज पोजीशंस इनटू दी अदर कैटेगरी। और ये हमारे पास इतिहास है, कई सारे विश्वविद्यालय में इस तरह से प्रैक्टिसेस की गई है, शुरू में भी की गई है, ये पड़ेगी। और इसके पीछे का ये जो एक राजनीतिक पहलू है। और आज थोड़ा सा हम देखा जाए कि इन सभी विश्वविद्यालयों में पर्टिकुलरली हु आर रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द राइजिंग इनइक्वालिटी, माने बढ़ती विषमता के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है, यहाँ के भूखमरी का जो इंडेक्स है भारत का, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है। माने हमारा न्यूट्रिशन का स्टेटस इंडिया का देखा जाए, हमारा हंगर इंडेक्स देखा जाए, या हमारे कई दूसरे इंडेक्सेस को देखा जाए, उस पैमाने को और इन सब चीजों को क्रिटिकली कौन रेज कर रहा है, तो आप देख पाओगे कि पर्टिकुलरली फैकल्टी दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दीज कम्युनिटीज, खास करके सबाल्टन कम्युनिटीज से, मार्जिनलाइज कॉन्स्टिट्यूंसी से जो फैकल्टीज आ रहे हैं, और जिन जिन यूनिवर्सिटी, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इन सभी विश्वविद्यालय में only these faculty members belonging to the SC/ST OBC category, they are raising their voice, and वो इन सब चीजों को उजागर कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। तो व्यवस्था को मुझे लगता है कि डर है, यदि हम जैसे लोग या इन कम्युनिटी से लोग यूनिवर्सिटीज में आएंगे, और यदि इस तरह का पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स में, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, और क्रिटिकल होना ये थोड़ा ही देशद्रोही है या देश विरोधी है। भाई क्रिटिकलिटी, जब तक हम कमियां को नहीं ढूंढेंगे तो आगे की जो रास्ता है, अच्छाई का रास्ता, तभी तो हम अच्छा सा ढूंढ पाएंगे। यदि हमें विश्व स्तर पे हमारे भारत की एक प्रतिमा बहुत अच्छी बनानी है, देन ऑब्वियसली हमारी कमियां और जो खामियां जो है हमारे यहाँ पे व्यवस्था में, उसके ऊपर तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। और वो यदि हम उन चीजों का सब विश्लेषण नहीं करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स के कॉजेस को नहीं ढूंढेंगे, तो आने वाले समय में एक अच्छा बेहतरीन रास्ता विश्व स्तर पे, या हमें भारत की जो प्रतिमा हमें ये करनी है वैश्विक स्तर पे, हम बार बार बोल रहे कि हमें विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है, बट विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं, क्यों हम बार बार बोलते कि एक समय पे भारत ऑलरेडी विश्व गुरु था, जो विश्व का सबसे बड़ा महान गुरु तथागत गौतम बुद्ध इस धरती से निकला, जिस विश्व गुरु से वजह से आज पूरी दुनिया उनके विचारों को मानती है। लार्जर आज भी डेटा देखा जाए तो कई सारे कंट्रीज में हम देखते हैं आज दुनिया को युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन बुद्ध के विचार चाहिए, और वो बुद्ध पहला गुरु, विश्व का गुरु इस देश में हुआ। और ये एक व्यवस्था हमारी पास थी, नालंदा का हमारे पास एग्जाम्पल है, तक्षशिला का हमारे पास एग्जाम्पल। तो हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे पास इस तरह के नॉलेज क्रिएशन के सेंटर्स थे, और वो नॉलेज केवल डिस्ट्रक्टिव नहीं था, वो पूरे विश्व के कल्याण का रिसर्च वहां पे होता था।
विश्व को एक नई ऑर्डर दे दे, ऐसे वहां पे रिसर्च होता था। तो ये सब व्यवस्था थी, और ये इन्हीं चीजों को लेके हमारे फैकल्टीज दे कम्स विद दिस पर्सपेक्टिव, और इन पर्सपेक्टिव को, चाहे वो बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव आप बोलो, चाहे आप उसको ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव बोलो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव बोलो, चाहे वो लिबरेशन और इमेंसिपेशन का पर्सपेक्टिव बोलो, ये पर्सपेक्टिव ओनली कैन शेयर बाय द SC/ST OBC फैकल्टीज। एंड इसीलिए आज व्यवस्था को डर है, यदि इस तरह के टीचर्स व्यवस्था में आते हैं, देन जो हमें एकांगी जो विचार किया जा रहा है उसके लिए व्यवस्था थोड़ी सी डरी हुई सी लगती है। और मुझे लगता है कि ये इसीलिए इस तरह की राजनीति करके कई विश्वविद्यालय में हमारा रिप्रेजेंटेशन डिनाई किया जा रहा है, या SC/ST OBC फैकल्टी को उस व्यवस्था से दूर रखा जा रहा है। इसी विषय को छूते हुए मैं आकाश सर के पास में जाना चाहता हूं। सर, हमेशा ये तर्क दिया जाता है, जैसा आपने NFS का जिक्र किया, कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। क्या जानबूझकर संस्थाएं इस तरीके से इंटरव्यू डिजाइन करती है? क्या इस तरीके से वो सवाल डिजाइन करती है कि जिसके कारण आरक्षित वर्ग, एक बड़ा सा जो समुदाय है, वो इससे कहीं ना कहीं बाहर हो जाए, और लेंगे भी तो उन्हीं में से चुनिंदा लोगों को ले रहे हैं? ये मेरा सवाल है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रतिभा की कमी है SC/ST OBC में? बिल्कुल नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। इनफैक्ट जो नॉलेज सिस्टम की जो बात की जा रही है आज के दौर में, जो नॉलेज सिस्टम की जो बात की जा रही है, वो मैक्सिमम नॉलेज आप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, उसको बाबा साहब ने, और उसमें भी अगर कोई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जिसको नॉलेज सिस्टम में डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको बाबा साहब ने बहुत पहले ही खंडन कर दी। सो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स में नॉलेज की कमी है, लेकिन आपने जो कहा कि जिस तरीके से इंटरव्यूज इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, क्या इंटरव्यू नहीं उस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं? जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे हैं, वो उनका ब्रेन ही उस तरीके से डिजाइन है कि देन वो जब अगर SC/ST कैंडिडेट्स को अगर देखते हैं, सो वो इस तरीके से ही उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल आपके टेक्स्ट में ही अवेलेबल ना हो, या फिर आपके टेक्स्ट से हटके ना हो। आपको कहीं नहीं तो कहीं निरंतर आपको ये बताया जाता है कि भैया आप, जैसे अगर मैं दलित पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, सो मेरे इंटरव्यू में मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि यार दलित पॉलिटिक्स है ही कहाँ, ये एग्जिस्ट ही कहाँ करती है, दलित पॉलिटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव ही कहाँ है, इसका प्रोडक्टिव काम ही क्या है सोशियोलॉजी में। इस तरीके से मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये PhD करने से पहले, अगर जब इंटरव्यूज में हम लोग जाते हैं PhD कैंडिडेट के लिए, और हम बात करते हैं कि हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमको ये बोल के बंद कर दिया जाता है, अरे यार मार्जिनलाइज और जेंडर के ऊपर बहुत काम हो गया, आप जेंडर और मार्जिनलाइजेशन के ऊपर काम मत करिए, इसके ऊपर तो पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं क्या कि PhD कैंडिडेट को भी इस तरीके से उनके कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं करने दी जा रही है। जो इंटरव्यू पैनल्स में जो स्टूडेंट्स इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके PhD टॉपिक इस तरीके से, तो उसको ही क्लिक हो जा रहा है। तो जो सर जो नॉलेज प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरफ से, उस नॉलेज प्रोडक्शन के सिस्टम को इन्होंने अनटचेबल बना दिया। ये इस तरीके से अनटचेबल बना है कि हमारा जो नॉलेज है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटीज बाय और थ्रू आवर प्रोफेसर्स। सो इस तरीके से हो रहा है, और जो इस तरीके से जो बात हो रही है, पूर्ण रूप में एक कास्टिस्ट आइडियोलॉजी और एजेंडा के तहत हमको नजर आता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करती है, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटीज पे जो पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, वो इस तरीके की चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको मैं और जोड़ते हुए आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि क्यों इस तरीके से आपने NFS की भी बात करी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं बताना चाहूंगा, सब तो जानते ही है वो चीज को, कि ये क्यों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स को प्रोफेसर्स क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते। कि अगर इस तरीके की एक लॉबी, इस तरीके के जो कैंडिडेट्स अगर आते हैं, अगर बहुत कम उम्र में अगर लग जाते हैं तो इन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है, अगर लेट लगते हैं तो इन्हें लगने नहीं दिया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप उस प्रोफेशन में सीनियर होते चले जाते हो, तो आप यूनिवर्सिटीज में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे चले जाते हो। जैसे आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, या फिर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन जाओगे, आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर बन जाओगे, आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिजाइन करने में आ जाओगे। इस तरीके के पोस्ट पे आपको नहीं आने देना है। ये यूनिवर्सिटीज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी में अगर चेयरमैन बन जा रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी बॉडी का सिस्टम चेंज कर सकते हो। तो इसलिए आपको नहीं आने देना है। 10 साल के ऊपर अगर आपके पास प्रोफेसरशिप है आपके पास, तो आप देखिए कि आप वाइस चांसलर के लिए एलिजिबल हैं। सो इस तरीके के जो सिस्टम्स है, इसमें से आपको वाइप आउट करके रखना है। दूसरा मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूंगा,
कि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें इस तरीके से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर के साथ कि वो आप उसको डिनाई ही नहीं कर सकते कि भाई ये कास्ट एट्रोसिटी का केस है, इसके अलावा आप दूसरा को सोच ही नहीं सकते। तो सीनियोरिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को किसी वजह से रिजिग्नेशन देना पड़ा, बिकॉज एंड यूनिवर्सिटी के बायलॉज ये कहता था ना दो जो भी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है वो अब ये पोस्ट हैंडल करेगा, क्योंकि वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन टर्म खत्म होने से पहले देने में आया। सो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो है वो दलित कम्युनिटी से होने की वजह से उसको सीनियोरिटी के हिसाब से मिल गया पोजीशन वाइस चांसलर की, एक्टिंग वाइस चांसलर की। लेकिन पॉलिटिक्स लेवल पे हुआ कि उठा के बाहर से किसी और प्रोफेसर को लेके आया गया और उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। तो आप देख रहे किस तरीके से, जबकि यूनिवर्सिटी के बायलॉज में कहीं नहीं लिखा, और जब इस दलित प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में इस पिटीशन को डाला, ये केस लेके गए, तो वो हाईकोर्ट से जीत गए। अब वो जब हाईकोर्ट से जीते तो उसके बाद भी उन्हें चेयर नहीं दी, उसके बाद मिनिस्ट्री से उनको सस्पेंड करा दिया गया विदाउट वाइस चांसलर। सर तो जानते हैं और आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के ना होते, एग्जीक्यूटिव बॉडी वाइस चांसलर के अलावा कोई कॉल नहीं कर सकता, और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अगर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं हो सकती। जब वाइस चांसलर भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी फंक्शन में नहीं है, उसके बाद भी डायरेक्ट मिनिस्ट्री से दलित प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। सो इस तरीके के केसेस यूनिवर्सिटीज में, तो ये जो सीधा का सीधा, ये तो एक दो एग्जांपल्स है, ये तो देश भर में हमको समझ में आता है। ये तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के तो कई किसी से ये तो हमारे आंखों के सामने भी नहीं आते हैं। दूसरा हमको ये भी इंपॉर्टेंट देखना है, ये जो डेटा हमारे सामने जो आया उसमें हमको ये भी देखना है कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को आप सीट एनएफएससी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मेरिट के शेड्यूल कास्ट है क्या जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में भी आपने पोस्ट उनको ऑफर की है? क्योंकि ये तो रिजर्व, वो तो जनरल सीट है ना, उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये भी देखना है कि कितने शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर्स को आपने जनरल के अंदर इंक्लूड किया है। इस पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये मेंटेलिटी जो है वो किस लेवल पे डीप रूटेड है। आपका तो दे ही नहीं रहे, तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं ये एनएफएससी हमारे थ्रू नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से बाय द प्रोसेस है, तो कम से कम ऐसे एक दो तो चुनिंदा प्रोफेसर होंगे जो जनरल कैटेगरी में आए होंगे, जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ होगा। तो इसको भी देखने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से कहा कि कई ऐसे मामले हैं जहां पर एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर को कहीं न कहीं झूठे आरोप लगाकर उनको उस पोस्ट से निकाल दिया जाता है, किसी थर्ड मतलब तीसरे बंदे को, जिसे आप बैकडोर एंट्री भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को ला करके उस पोस्ट पे बिठा दिया जाता है। सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या एनएफएस सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए ही हो सकता है? क्या जनरल कैटेगरी की जो जनरल पोस्ट है उस पे किसी कैंडिडेट की अगर हम देखें एलिजिबिलिटी, तो वो तो सभी के लिए खुली है। तो सर ऐसे क्या मामले हैं कि जहां पर एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों ने, कैंडिडेट्स ने कई जनरल जगहों पे कम्पीट किया है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनको वो पोस्ट नहीं मिली है? आप इस बारे में थोड़ा जानकारी बताइए। जहां तक नन फाउंड सुटेबल या उसको जो पात्रता धारक कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बहुत बार हमने ये देखा कि एससी एसटी ओबीसी को उस पोस्ट पे नहीं लिया जाता, बाकायदा उसके पास कितना भी कैलिबर हो। इवन हमने ये देखा है कि कई सारे जगह पे माने लोगों ने उसके पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फोकस इंडेक्स जर्नल्स में आर्टिकल होने के बाद भी इस तरह के हमारे कैंडिडेट को नहीं लिया गया है, ये ऑनर होने के बावजूद। और जहां तक सवाल है कि क्या रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में, दैट्स ओपन कैटेगरी फॉर एवरीवन, कोई भी कैंडिडेट उस पे फॉर्म भर सकता है एंड दे कैन अपीयर इफ दे हैव द कैलिबर एट पार विद द सिमिलर काइंड ऑफ कैंडिडेट, तो वो उनको उस कंपटीशन में फाइट करने का पूरा हक है। लेकिन ऐसे उदाहरण मुझे तो आज के टाइम में तो और पहले भी, इसके पहले भी हार्डली एकाध जगह एक कोई केस मिली हो। मैं आकाश जी से यही जानना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से सर उस विषय पर आ रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या हम अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए अपने रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए हमारे क्या क्या हम दांवपेच हो सकते हैं? बाबा साहब कहते थे कि संगठन की जो शक्ति है, तो हमें वो संगठित होना कितना जरूरी है आज के इस दौर में। और ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी एक बड़ी पॉपुलेशन का सवाल है।
तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सुधीर सर, मैं आपके पास में आता हूँ, बस आकाश जी को थोड़ा कमेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं सुधीर सर को जो आपने सवाल पूछा था, वो सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट और विद द परमिशन ऑफ सुधीर सर, कि परमिशन लेते हुए मैं सवाल दिया कि जनरल कैटेगरी के अंदर या फिर जो अनरिजर्व स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों में एनएफएससी होता है क्या? मेरे नजरों में ऐसे केसेस है कि मैं जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमए एमफिल किया, वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर एज एन ज्वाइन किया था, एज एन कंप्यूटर जो टीचर होता है ना, उस तरीके से वो ज्वाइन किया था। ही इज जस्ट अ ग्रेजुएशन की डिग्री थी किसी कंप्यूटर के इसमें, और ऐसे ही मास्टर्स एक डिप्लोमा उनका में था। सो बट ही वाज अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो नॉन रिजर्व कैटेगरी से था, ही ठाकुर कम्युनिटी। सो और उसके बाद जब देखते हैं तो आज ही इज अ प्रोफेसर इन जेएनयू। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा यूनिवर्सिटी का नाम, क्योंकि इसके ऊपर कई सारा जो स्टूडेंट्स है मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी का, उन लोगों ने उनका डॉक्यूमेंट निकाल कर पब्लिश कर चुके हैं सोशल मीडिया, बट नथिंग, रेजिग्नेशन तो छोड़िए, एक्शन तक नहीं हुआ। ये एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं जिस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, उसमें जो पिछले वाइस चांसलर थे, उनके टर्म में जितने रिक्रूटमेंट हुए हैं वो सारे रिक्रूटमेंट जो है क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन है। कई सारे लोगों ने उसके ऊपर एप्लीकेशंस फाइल करके रखी है वाइस चांसलर चेंबर में कि किस तरीके के रिक्रूटमेंट। वो तो छोड़िए, ये तो बात है। अब मैं बताता हूँ, उस वाइस चांसलर ने एक ऐसे व्यक्ति का रिक्रूटमेंट करवाया इन द वो जब वाइस चांसलर थे, और उसके रिक्रूटमेंट होने के बाद अपनी बेटी की उसके साथ शादी करवा दी। आप देख रहे हैं भाई भतीजावाद किसको बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं। वो नेपोटिज्म, ये तो छोड़, उन्होंने एक जहां वो पहले पढ़ाते थे वो वाइस चांसलर, वहां से एक फीमेल कैंडिडेट को उठा के लाए और यहाँ पे सीधा एसोसिएट प्रोफेसर का जॉब दिए। बाद में पता चला उनके साथ थोड़े से नाजायज संबंध थे। सो और वो पब्लिश भी है, और यूनिवर्सिटी के पूरे उस यूनिवर्सिटी और पेपर में सारी चीजें ये हो चुकी, इसलिए इतने जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पे बात कह रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो भाई आप कहाँ एनएफएससी की बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी? एनएफएससी नहीं होता है वहां पे। वहां अगर आप गिल्टी फाउंड हो जाते हैं ना, उसके बाद भी आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपको दूसरा सवाल चालू होता है कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को संगठन की जरूरत, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट एलिजिबल भी है, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी हो। सर तो जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को सिर्फ एमए और नेट की डिग्री मिलने के से नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें पीएचडी करना पड़ता है और एडिशनल पोस्ट डॉक भी करना पड़ता है, तब जाके उनको कहीं नहीं तो कहीं इंटरव्यू पैनल आपको एंटरटेन करता है। और उसमें भी कई सारे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आईसीएसआर और यूजीसी दोनों से पोस्ट डॉक करके रखा हुआ है, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड है, अब भी उनको यूनिवर्सिटी एज एन प्रोफेसर रिकॉग्नाइज नहीं कर। तो इसके लिए आपको संगठित होने से ज्यादा, संगठित होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगठित रूप में इस तरीके से आवाज हो रहा है, हम माने ना माने, भले हम संगठित ना है, लेकिन संगठित रूप में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी एक तरीके से बनिया कम्युनिटी का संगठन चलाता है। ऑपरेसर कम्युनिटी में बाबा साहब भी बात करते हैं कि रिजर्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमको प्रोटेक्शन देता है ऑपरेसर कम्युनिटी से। सो उसके तहत हमको भी कहीं नहीं तो कहीं कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ इस तरीके के डिबेट डिस्कशंस में आना पड़ेगा। ये जो एलिजिबिलिटी, जिन लोगों के साथ कंटिन्यू इस तरीके से हार्म्स हो रहे हैं, उनको अपनी बात रखना पड़ेगा, तब जाके चीजें थोड़ी नहीं तो कहीं नहीं तो एक्सेप्टेबल होंगी, कहीं नहीं तो लोगों को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके की चीजें हो रही। नेपोटिज्म के नाम पे किस तरीके से लोग अपने पास वालों को भर्ती करते हैं, ये इस तरीके की चीजें हमारे सामने बात पता रहना चाहिए। जी माफ कीजिएगा सुधीर सर, आपका टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे आकाश सर के पास में जाना पड़ा। सर मेरा पहला तो ये सवाल रहेगा कि मैंने जो आपसे पूछा था, और दूसरा सवाल इसमें यह रहेगा कि अगर इस तरीके का भेदभाव चलता रहा तो हम अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल है। और आपका आवाज सर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे माइक पास में रखिए, बोलिए। हाँ अभी रखिए। तो ये तो पहले थोड़ा सा इसकी मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा
जब भी एससी ओबीसी के कैंडिडेट्स की इंटरव्यूज होते हैं उसमें एक बाय रूल ऐसा है कि वहां पे एससी ओबीसी से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू पैनल में होना चाहिए। साथ हम मान्यवर कांतिराम साहब के शब्द में कहें तो वो चमचा जो बोलते हैं, तो ये चमचे वाले प्रोफेसर इन पैनल में है और भले उनके सामने इन सब कैंडिडेट को एनालिसिस भी किया जा रहा है, तब ना ही उनके मुंह से कोई आवाज आ रही है, ना ही वो कोई स्टैंड अपने इंटरव्यू बोर्ड में ले पा रहे हैं। इवन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आ भी रहे हैं और इवन फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो एससी ऑब्जर्वर के तौर पे भी कुछ कैंडिडेट जो हमारे प्रोफेसर बोर्ड में बैठते हैं वो भी इन सब चीजों के ऊपर सवाल नहीं उठाते। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि फाइनली हर वक्त हमारी शुरू से लड़ाई, हक की जो लड़ाई है वो बिना संघर्ष की नहीं रही है। इसलिए बाबा साहब ने हमें बड़ा अनमोल संदेश दिया था, पढ़ो, संगठित बनो, शिक्षित बनो। तो हमें जब तक संगठित होके बिना संघर्ष किए अभी तक हमारे जो भी हक है हमने वो संघर्ष कर ही पाए, आगे का भी जर्नी हमारा संघर्ष का ही रहेगा। और इसलिए स्ट्रगल ये यूनाइटेड वे से नेशनल लेवल पे हमें एक साथ सभी लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा कैंपेन चलाने पड़ेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा और साथ साथ फाइनली अल्टीमेटली क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है? एक ऑप्शन बचता है वो हमारा जुडिशियल या जुडिशरी जो है, जब इनजस्टिस प्रिवेल करता है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट पिलर है उसमें जुडिशरी में जाके हमें हमारे न्याय के लिए, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और साथ साथ उसके लिए हमें हर वक्त इस डिस्कोर्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि व्हाई वी शुड हैव अ इंक्लूसिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन। जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं होगी। मैंने लोकतंत्र में या लोकशाही की नींव को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबके हित के हिसाब से उसको बनना है, या उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी हो जिससे सबका भला हो, हर व्यक्ति के हक उसको मिले, हर व्यक्ति की डिग्निटी को उससे प्रोटेक्ट हो। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स है, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो लिबर्टी हो, ये तो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स है। इन गोल्डन प्रिंसिपल्स को हमें यदि रियलाइजेशन करना है रोज की हमारी जिंदगी में, तो हमें बिना रिप्रेजेंटेशन ये सब चीजें अचीव नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों शिक्षा में होना है? क्योंकि कोई भी देश की तरक्की उस देश की शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। हमारे पास उदाहरण है यूके का, हमारे पास उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। यदि इन राष्ट्रों को देखा जाए तो इन राष्ट्रों में सबसे पहले इसका इनके जीडीपी का मोर देन 35% they invest in education, in higher education, and even they have very kind of inclusive policy where they respect and regard the merit from the all sections। तो मुझे लगता है कि इसीलिए दुनिया के लेवल पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देखी हो, जहाँ से बराक ओबामा अफ्रो अमेरिकन जैसे व्यक्ति पढ़ा और आगे उस देश का राष्ट्रपति बना, तो हमें ये सब सबक सीखने चाहिए। और यूके हो, यूरोप हो या चाहे यूएस हो, इन सभी राष्ट्र का हायर एजुकेशन इसीलिए आज वो दुनिया पे अपना दबदबा बनाए रखे हैं और उनकी शिक्षा की व्यवस्था बड़ी तगड़ी है, उनका हायर एजुकेशन का व्यवस्था बड़ा अच्छा है, उनके वहाँ का रिसर्च बहुत साइंटिफिक है। तो हमें इस देश में यदि इसी तरह से हमें हमारे देश की तरक्की को आगे बढ़ाना है या इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2047 विकसित भारत का जो हम ख्वाब देख रहे हैं, ये विकसित भारत तभी बन सकता है यदि इस पूरे शिक्षा के व्यवस्था में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो। उसके वजह से डाइवर्सिटी इंश्योर होगी। जब डाइवर्सिटी इंश्योर होगी तो ऑब्वियसली क्रिटिकल डायलॉग आगे बढ़ेगा, क्रिटिकल डिस्कोर्स होगा और हर व्यक्ति जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उस कम्युनिटी के लोगों को मिलना सुनिश्चित होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें संगठित होकर एक साथ आके इन चीजों के ऊपर हमारे हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और जो व्यवस्था में कमी है तो उस व्यवस्था के कमी को हमें बार बार कोशिश करना पड़ेगा। हम सवाल नहीं उठाएंगे
तो व्यवस्था और भी आप ऑपरेटिव बनती जाएगी, ऑलरेडी बन चुकी है, और भी ऑपरेशन को रोकना है, होने वाली परिस्थिति को रोकना है। बिना हमें यूनाइट होकर और एक साथ आगे एजुकेशन करना पड़ेगा, और ये केवल ये प्रोफेसर से नहीं होगा, इसलिए स्टूडेंट, टीचर, हमारी सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स है, और साथ साथ आवाज इंडिया जैसा जो मीडिया है, खास करके बड़ा दुख होता है हमारा जितना भी देश का मीडिया है, मिल्ट्री मीडिया, ये सब फैक्ट होने के बावजूद, ये डेटा होने के बावजूद, कल से देखो कौन से ऐसे मिल्ट्री मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, राज्यसभा में ये बड़ा डेटा रिवील किया गया, बट फाइनली हमें ये दिखता है कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री भी बहुत ही कास्टिस्ट है, बड़ी ही उसमें अभी भी वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है मीडिया का भी, उन लोगों ने उसके लिए मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, इसलिए वो डेटा आने के बावजूद हम इसके ऊपर कोई डिबेट करते हैं ना कोई डिस्कोर्स करते हैं। डिबेट और डिस्कोर्स होगा तो जनता तक वो बात पहुंचेगी, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचेगी और लोग उसके ऊपर सवाल करना शुरू करेंगे। लेकिन आज की मीडिया की व्यवस्था सवाल उठाने वाले लोग नहीं होंगे, वो केवल व्यवस्था को सपोर्टिव और व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग। तो यही मेरी टिप्पणी आपके सवाल। तो साथियों, आज का जो डिस्कशन था वो कई मुद्दों पर हुआ, जहां पर एनएफएस पर बात हुई, एससी एसटी ओबीसी जो विद्यार्थी है उनके कैलिबर पर जो सर ने बात की, आकाश जी ने हमारे साथ में इस पर अपने विचार साझा किए, और निचोड़ इसमें हम ये निकाल पाते हैं कि बाबा साहब ने जिस तरीके से कहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो हमें एक संस्थागत रूप से संगठित होने की जरूरत है। और ऐसे में जहां जहां हमारा प्रतिनिधित्व, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे कोई संस्था की तरफ से हो, अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहली बात तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से उसका खंडन करना, उस पर आवाज उठाना, यह हमारा परम कर्तव्य है। और इसीलिए जितने भी इस देश की जितनी भी प्रोमिनेंट संस्था है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और चाहे रिप्रेजेंटेशन के लिए जितनी भी यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी जो रिक्रूटर्स है गवर्नमेंट की, उसमें हमारा हिस्सा जो है, हमारा हक जो है वो कितना है, इस पर हमें बात करनी होगी। और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है, हमारे चैनल की यही कोशिश रही है कि वो मुद्दे जो बहुजनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर ने जिस तरीके से कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के कल राज्यसभा में जिस तरीके से डेटा रिवील हुआ, लेकिन उसके बाद में अभी तक के देश के किसी भी मीडिया चैनल ने इस विषय को लेकर के कोई बुलेटिन नहीं चलाई, किसी ने कोई प्राइम टाइम नहीं किया, और किसी के जुबान पर यह सवाल भी नहीं आया। लेकिन ये सवाल उठाना हमारा काम है, और हम हमेशा से ही ये सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। और बाबा साहब ने हमें कहा था कि हम इस देश के नागरिक पहले से है, शुरू से है और अंत में भी रहेंगे। तो इस देश में हमारा हिस्सा और हमारी साझेदारी पूछना हमारा काम है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी विषय को लेकर के हम आगे भी जो भी नई कोई अपडेट आती है, हम ऐसे डिबेट और डिस्कशन आपके सामने लाते रहेंगे। इस चर्चा में बने रहने के लिए डॉक्टर सुधीर मस्के सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी जो कि पीएचडी स्कॉलर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र है, उन्होंने भी बहुत तथ्यात्मक रूप से इन चीजों को रखा, उनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में।